नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल विद्या चक्र पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग गहन गहराई से इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रकाश संश्लेषण को पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके मैकेनिज्म को नहीं देखे हैं, यानी उसकी जो कार्यविधि है। जैसे हम लोग देखे थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन यानी जटिल बनाते हैं। तो जो बना था, जो हम लोग एक तरीके के प्रकाश संश्लेषण के जो समीकरण देखे थे, उसकी आज मैकेनिज्म को देखेंगे आखिर वो आया कहाँ से। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं, प्रोसेस, रिएक्शन हुई और यह हमें एक समीकरण देखने को मिला। ठीक, जैसे एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? इसमें आपको समझना पड़ेगा गहराई। जैसे जैसे हम क्लास में पर जाते जाएंगे, तो जो हमारी शिक्षा होगी, यानी जो हमारी साइंस होगी, वो सूक्ष्म होती जाएगी। सूक्ष्म का मतलब होता है कि वो बहुत ही ज्यादा गहन होती जाती है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगेगा, आज हम लोग जानेंगे इनकी मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, सीधा सीधी डायरेक्ट। कि प्रकाश संश्लेषण क्या है कि इस प्रक्रिया में जितने सारे हरे पौधे हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया है, जो एक इन लोग का विशेष स्रोत है क्या, पर्णहरित क्लोरोफिल, उसकी सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, हमेशा याद रखना सूर्य की प्रकाश होनी चाहिए, उपस्थिति में मृदा से जल, वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कैसे कैसे होता है। इसमें देखिए, ये आप एक तरीके का, जैसे ये हम लोग का क्या हो गया, मिट्टी हो गई, तो वहां से वो वाटर ले लेगा। ठीक है, जो इस पत्तियों में जो रंध्र होता है, उससे वो गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो हम लोग देखे थे लास्ट निष्कर्ष में कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O, ठीक है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये चीजें बन जाती है। आज हम इसी समीकरण के मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, कि आखिर यह बना कैसे है। ठीक है, तो इसको हम आज समझेंगे। ठीक है, जिसे हम इसको मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ये समीकरण तो आप लोग को याद होगा ही, याद रखना भी है। चलिए, तो ये हम लोग शॉर्टकट में देख लिए थे। उसके बाद ये भी देखे थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला आपका क्लोरोफिल क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और ये जो ऊर्जा होती है रासायनिक वाली, वो ATP के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में उत्पादित करना तथा जल अणु जो H2O था, उसको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में हम लोग अपघटन देख लिए थे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए हैं। ये है आपका रंध्र, जिसमें पौधे के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य, बहुत सारी संख्या में क्या होती है, छोटी छोटी सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये गैसों के आदान प्रदान के लिए बहुत आवश्यक है, और इसी कारण जो उधर से आपका वाटर बनेगा, वो इसी छिद्र के द्वारा जल वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान याद रखना रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर ही निर्भर है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख ली थी। आज हम लोग का फोकस है कि प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म, क्रियाविधि को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल, ठीक है, आंतरोष्मीय यानी इंडोथर्मल उपचयी अभिक्रिया है। जटिल मतलब कि बहुत ज्यादा क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आंतरोष्मीय मतलब कि यहाँ पर उष्मा उष्मा यानी जो उसके अंदर बनने वाली, किसी भी प्रोसेस में, सिस्टम में अंदर बनने वाली उष्मा को क्या बोलते हैं,
आंतरोष्मी बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी अभिक्रिया होगी जहां पर उस प्रक्रिया के दौरान क्या होती होगी, एनर्जी बनती होगी। और साथ ही यह क्या है, उपचयी अभिक्रिया है। उपचयी क्या हम लोग देखिए कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, आपका उपचयी है। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। तो जो हम लोग ये प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे, जो हमारी वो समीकरण बनती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो सारी चीजें बनती है, यानी शर्करा कार्बोहाइड्रेट बनती है। तो ये पूरी प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में पूरी होती है। पहला जिसको बोलेंगे प्राकाशिक अभिक्रिया और दूसरा बोलेंगे अप्राकाशिक। यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि पेड़ पौधों में अभिक्रिया एक तरीके की प्रकाशिक वाले में दिन में हो जाएगी, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और अप्रकाशिक की रात में। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने भी सारे हरे पौधे हैं उनके लिए क्लोरोफिल होगी, तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक सूर्य के प्रकाश नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो फिर रासायन ऊर्जा में नहीं बदलेगा, फिर रासायन ऊर्जा में नहीं होगी तो फिर वो जो जल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कैसे टूटेगा। तो ये एक तरीके की एक ही जो अभिक्रिया होती है। हाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम अलग अलग एनर्जी ले सकते हैं, जैसे बल्ब की भी ले सकते हैं जहां से हीट उत्पन्न हो, रसायन संश्लेषी हो तो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भ्रम मत कीजिएगा कि मतलब कि एक दिन में होगी कि रात में होगी। ये प्रक्रिया एक ही में होती है या 2 चरणों में होती है। बस अप्रकाशिक बोलने का मतलब है कि इसको हम डार्क बोलते हैं, अंधेरी अभिक्रिया। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी ये क्लोरोप्लास्ट होती है, तो क्लोरोप्लास्ट की ये होती है ग्रेना भाग में, ठीक है, ग्रेना भाग में। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसको ये होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश से एक तरीके से डायरेक्टली यहाँ पर काम करता है, ठीक है, और जो स्ट्रोमा में हो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से करता है, इसलिए हम इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो यहाँ डार्क कहने का मतलब ये इतना ही है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यह 2 चरणों में पूरी होती है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से गहन से समझदारी के साथ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग का एक तरीके का देख लेते हैं, देख लीजिए, ठीक है। पौधा है जिसमें ये स्टोमेटा है, उनमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। लाइट एनर्जी है वहां से एब्जॉर्ब करती है, जितने भी इस क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होंगी उसको एनर्जी में बदलकर फिर प्रकाश ऊर्जा से रसायन में होती है। बहुत मस्त। चलिए तो अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, या हिल अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को जो एक्सप्लेन किए थे ये थे हमारे सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हम इसको प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इससे हिल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यही वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने इस मैकेनिज्म को समझाया था, जो प्रकाशिक अभिक्रिया यानी जो क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है। यह क्रिया हरित लवकों, हरित लवक मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, जो हम 9th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। यही है आपका हरित लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कई प्रकार की होती है, इनका अलग अलग काम होता है, तो हम लोग पढ़े थे। तो ये जो अभिक्रिया होगी यह हरित लवक की कहाँ होगी, ग्रेना में होगी, ठीक है। ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। तो यहाँ 2 चीजें समझ में आई कि इन्होंने हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में हुई है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये प्रक्रिया यानी निम्न पदों में मतलब कि कई चरणों में स्टेप में होती है। चलिए तो पहला, तो निम्न पदों में जिसमें पहला है आपका कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है को ग्रेना में उपस्थित पणहरित सक्रिय हो जाता है और एडीपी से एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या हो रही है कि
देख लेते हैं कि सबसे पहले जैसे यहाँ से मिट्टी से जो नमी को एब्जॉर्ब किया गया, जिसे समझ लेते हैं जो जल है 24H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऊर्जा नवित जो पणहरित है या पणहरित, ये तो हमें पता ही है कि सूर्य के प्रकाश इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये क्या हो जाती है, क्लोरोफिल सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होकर काम कर क्या करती है कि इनको रासायनिक ऊर्जा में बदलकर इसको तोड़ देती है। किसमें? 24 हाइड्रोजन प्लस में और प्लस 24 हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। 24 हाइड्रोक्साइड में ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो जैसे ये इसमें तोड़ देता है तो उसके बाद क्या होती है कि सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करके इसे एटीपी से, ये तो बाद वाला टर्म है, इसको हम पहले एक एक समझते हैं। तो यहाँ पर 24H2 टूट गया, 24H धन प्लस 24 हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि सेकंड स्टेप में आपका जो यहाँ हाइड्रोजन है 24 हाइड्रोजन H धनायन प्लस NADP प्लस 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों ग्रहण करके क्या कर लेते हैं, बना देते हैं NAD, ध्यान समझिएगा, NADPH2, ठीक है। ये कितना बनता है? 12, ठीक है। NADPH2 12, इतना 12 अणु होता है इसमें और इतना बन देता है, ठीक है। ये बन जाता है, ये सेकंड स्टेप है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि ये NADP है क्या, ठीक है। हम एक एक करके समझेंगे विस्तार से। तो समझते हैं पहले NADP क्या है? NADP, ठीक है। तो ये है निक्टोनिमाइड, ठीक है। निक्टोनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियो, ठीक है, डाइन्यूक्लियो फॉस्फेट, ठीक है। निकोटिनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट, ये क्या है? एक तरीके का यह एक प्रकाश संश्लेषण में काम करने वाला एक सह एंजाइम है। क्या है? सह एंजाइम, मतलब कि एंजाइम की तरह काम करता है, सह एंजाइम है, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो NADP है, NADP, ये NADP हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है। यानी यह हमेशा क्या करता है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यह एक सह एंजाइम है। फिर यह ग्रहण करके NADP क्या बना देता है? NADPH2 बना देता है, NADPH2 बनाता है। तो यह एक प्रकाश होने वाली एक क्या है? सह एंजाइम है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक है। NADPH2 बन जाता है। एक तरीके से देखें तो NADP क्या है? एक तरीके से सबसे पहले ये डिस्चार्ज है, यानी मान लो खाली बैटरी है, खाली बैटरी, ठीक है। उसके बाद यह क्या हो जाती है कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है तो यह हो जाती है चार्ज, चार्ज बैटरी। तो मैं ऐसे भी एक तरीके से क्या कर समझ सकते हैं, ठीक है। NADP, तो जो वहां पर जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, जो हाइड्रोजन धनायन में और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा था, वो NADP क्या कहलाता है? 12 NADP हाइड्रोजन धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जो इलेक्ट्रॉन वहां से ऊर्जान्वित में बनी थी,
तो उससे ये क्या बना देता है कि 12 NADPH2 बना देता है। ठीक, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या होता है? तीसरा स्टेप में होता है कि जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सिल 24 OH माइनस, यह क्या हो जाता है कि फिर संघनन हो जाता है। ठीक है, संघनन, और ये संघनित होकर ये बन जाता है ऑक्सीजन प्लस क्या बन जाता है 12H2। ठीक है, कितना बन जाता है 12H2। उसके बाद क्या हो जाता है कि अब चूंकि ये बोला है कि एडीपी से, ध्यान दीजिए, एडीपी से एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित हो जाता है। तो इससे पहले एक समझे, इन दोनों में एक रिलेशन है, ध्यान समझिएगा कि जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये एडीपी, ठीक है, प्लस आईपी प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी बनती है। ये क्या है आपका पता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, आईपी है आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ठीक है, तो एक तरीके क्या है कि आईपी क्या है, अगर हम समझे ध्यान से, तो एटीपी से एडीपी, ठीक है, और एडीपी से एटीपी। एटीपी जब तोड़ता है, यानी तोड़ना, तो यहां पे क्या हो जाता है कि एक तरीके की एनर्जी बनती है, वही हम बोलते हैं आईपी। क्या बोलते हैं? आईपी। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और फिर यह जुड़कर क्या बनता है? एटीपी बनता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एनर्जी बनी थी तोड़ने में आईपी, वही एनर्जी लग गई इसको किस चीज में? जुड़ने में। तो ये एटीपी और एडीपी में एक क्या है? सिंपल सा संबंध है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी बन रही है, वो भी किस चीज में? एटीपी के रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या होना चाहिए? एडीपी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनएडीपी जो बना है 12 NADPH2, तो यही फिर क्या हो जाता है कि 18 एडीपी प्लस जो अकार्बनिक फास्फेट है यानी आईपी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, और यहां से एनर्जी, जिसको हम फ्री एनर्जी बोलेंगे, यानी मुक्त ऊर्जा, यानी एनर्जी लेकर, और यह 18 एटीपी क्या होता है? बनता है। 18 एटीपी बनता है। ठीक है, तो एक तरीके के यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट बोल दिया था हमने, पूरा इसको विस्तार से समझा। ठीक, कि कैसे ये एटीपी से क्या हो जाता है? एटीपी आपका 18 एटीपी बनता है। इस एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? संचित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया का यह पहला था। चलिए दूसरा, ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का हाइड्रोजन तथा आयनों में प्रकाशिक अपघटन होता है। वही चीज जो हम लोग लिए थे 24H2। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जान्वित, ठीक है, ऊर्जावित क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है कि यह 24H आयन H9 प्लस 24OH आयनों में क्या हो जाता है कि टूट जाता है, जिसे यहीं पर हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अपघटन। चूंकि प्रकाश से हो रहा है तो इसलिए हम इसको प्रकाशिक अपघटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग दूसरा स्टेप तो हम लोग उसमें ही देख ही लिए हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा, जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH प्लस पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन बनते हैं। जो हम लोग देखे थे कि जो 24OH आयन है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन, यह संघनित होकर, ठीक है, संघनन होकर ऑक्सीजन गैस मुक्त में और स्टोमेटर द्वारा बाहर निकल जाते हैं। पानी और क्या बन जाता है? स्टोमेटर गैस। तो ऑक्सीजन गैस प्लस 12H2O में क्या हो जाता है? यह बन जाता है। चौथा क्या देखें कि जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयन उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतर प्रणाली के द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करते हैं। तो वही देखे थे कि जो यहाँ पर एडीपी था, ठीक है, एडीपी, वो क्या हो जा रहा है कि आईपी से मिलकर, यानी NADPH2 से जो मिला था एडीपी, ये मिलकर और ऊर्जा की उपस्थिति में क्या बन जाता है? 18 एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में कहते हैं कि H आयन, H धन आयन NADP को NADPH2 में अपचयित करते हैं। ठीक है, और फिर यहां से क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। तो अगर हम
ये जो आपकी प्रकाश अभिक्रिया थी, ठीक है, जो कई स्टेप में हुई, तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो इसका जो संपूर्ण हुआ है, टोटल हुआ है, तो इसको देखें अगर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल का मतलब कि दोनों मिलाकर, संपूर्ण सा बोल सकते हैं। टोटल मतलब संपूर्ण। लाइट रिएक्शन वाली लिख लेते हैं हम, लाइट रिएक्शन का संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया। तो संपूर्ण अभिक्रिया में क्या करते हैं कि हम LHS LHS और RHS HH को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर, तो क्या क्या है? 24H2O है, ठीक है। उसके बाद 24H2O है आपका, उसके बाद ADP है, ठीक है, लिख लेते हैं। 24H2O है, 18 ADP है, और क्या है? 12 Na कितना है? 12 है, 12 NaDPH2, ठीक है। तो ये जो NaDPH था वो NaDP वो बन गया था NaDPH2। और फिर यह आगे भी देखेंगे जो अप्रकाशिक होगी, तो इसमें उसमें भी इसका क्या रहेगा? रोल रहेगा, ठीक है। और क्या? 24H2 हो गया, इतना NDP हो गया, 18 ADP हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका IP, ठीक है। तो IP भी कितना रहेगा? जितना ADP था उतना ही 18 IP है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो ये हो गई LHS। RHS में क्या बनी देख लेते हैं। RHS में बनी फिर आपका बना 24H2O और 18 ATP, ऑक्सीजन और 12 NADP, ठीक है। तो क्या क्या बना? बना 6O2, ठीक है, प्लस 12H2O, और कितना बना? 12 NADP, ठीक है, 12 NADP, और बना 18 ATP, ठीक है, 18 ATP। इधर NADPH2 नहीं है, वो तो बना है उधर, ठीक है। तो ये पहले कितना था? यहाँ पर हो जाएगा NADPH2, और ये LHS में था आपका NADP, ठीक है। तो ये हो गई आपके प्रकाशिक अभिक्रिया की क्या हो गई? संपूर्ण अभिक्रिया में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको हम केल्विन चक्र भी बोलते हैं। इस अभिक्रिया के अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इनडायरेक्टली इस अभिक्रिया में CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। यह अभिक्रिया निम्न चरणों में होती है, ठीक है। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये रहा, पहला क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु कोशिका में उपस्थित रिबोलोज डाइफॉस्फेट आरबी से संयोग करके 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल PGA बनाते हैं। बहुत अच्छा। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होती है कि जो ये कहाँ पर रिएक्शन हो रही है? ये हो रही है आपकी स्ट्रोमा में। तो वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेती है? यह सोख लेती है। तो यह हो गया 6CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और इसमें एक होता है आपका कहाँ गया? RDP, ठीक है, RDP। अब इसको समझ लेते हैं RDP है क्या। तो RDP इसको हम बोलेंगे रिबुलोज डाई फॉस्फेट, ठीक है, रिबुलोज डाई फॉस्फेट। आजकल इसे आधुनिक समय में इसे हम RUBP भी बोलेंगे, ठीक है, रिबुलोज बाई फॉस्फेट। ये डाई था, वो बाई, दोनों एक ही, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का, ये दोनों है क्या? दोनों क्या एक ही है? आजकल इसको हम ये बोलते हैं। ये 5 कार्बन वाला क्या है? यौगिक है। 5 कार्बन वाला यौगिक है।
यह क्या करता है कि एक तरीका के जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरीका पकड़ने वाला, सीधा सीधा बोल दीजिए पकड़ने वाला यौगिक है, ठीक है, CO2 को पकड़ने वाला। और यह जो रिबुलोज डाइफॉस्फेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर, ठीक है, खुद 5 कार्बन वाला है, ध्यान रखिएगा, और यह कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है, PGA बनाता है, ठीक है। PGA भी समझ लेते हैं क्या है, ठीक है, चाहे पहले लिख लेते हैं। तो 6CO2 RTP बोलिए या RUBP बोलिए, ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना बोल रहा है कि संयोग करके 12 अणु फास्फोगिल्सरिक, जिसको हम PGA बोलते हैं। तो एक तरीके से हम जितना लिया है अपने हिसाब से, इसके हिसाब से, तो इसको बनेगा 2 गुना बनेगा PGA। समझ लेते हैं पहले है क्या ये PGA। ये है आपका फास्फोरो गिल्सरिक, ठीक है, गिल्सरिक एसिड है, ठीक है। ये एक तरीका क्या है, अम्ल है। ये आपका 3 कार्बन वाला क्या है, अस्थाई यौगिक है। 3 कार्बन वाला अस्थाई यौगिक है, ठीक है, जो उसमें उसकी कोशिका में होती है, यौगिक है। इसमें और उसमें संबंध देखिए एक तरीके, अब यहां से क्या बन जाता है कि अगर देखिए तो आगे बन जाएगा PGA, यहां पर भी उसको भी देख लेते हैं PGA। ये क्या है, ये है फास्फोरो ग्लिरिस्क, ठीक है, ग्लिसरिक एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये PGA से क्या बनता है, ये बनता है एक तरीके से सिंपल से देखें ना, जैसे PGA से क्या बन रहा है, ये PGL बन रहा है। आम भाषा में समझा रहा हूं सीधा। एक तरीके की ये मान लीजिए कि ये क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है, ठीक है। और वो आपके जो मैं बोला था कि जो NADP, उससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को संयोग करके क्या बना था, NADPH2 बना था। तो ये फिर ये और ATP, ठीक है, दोनों ये और ATP दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, PGL। ये एक तरीका क्या है, देखे तो शर्करा है, एक क्या है, शर्करा है, ठीक है। और यही चीज फिर आगे जाके क्या बन जाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपकी हुआ PGA और PGL। तो यहां पर अगर देखें तो RDP खुद क्या है, 5 कार्बन वाला यौगिक है, और यहाँ PGA है 3। तो इसको हिसाब से PGA है 3 कार्बन वाला यौगिक, तो कितना हुआ, 3 दूने 6 हुआ, और ये खुद 5 कार्बन वाला है, तो यहाँ पर हम कार्बन एक ही ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन एक ही ले लेते हैं। तो ये फिर 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया। तो ये क्या बनाते हैं, फास्फोगिल्सरिक अम्ल बनाते हैं, PGA बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट हुआ। अब प्रकाशिक अभिक्रिया का स्टेप फर्स्ट। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जो फास्फोगिल्सरिक अम्ल है, यानी ये PGA है, ये NADPH2 से हाइड्रोजन प्राप्त करके, ठीक है, जो NADPH2 है प्राप्त करके फास्फोगिल्सरैल्डिहाइड, ठीक है, PGL में परिवर्तित हो जाता है, तथा NADP पुनः वो देखेंगे बाद में। तो यहाँ जो PGA है, क्या है, PGA है, ये NADPH2 और ATP, ये संचित ऊर्जा है, ये दोनों काम होती है, और PGA से क्या बन जाता है, PGL बन जाता है, PGAL बन जाता है, ठीक है। तथा NADP पुनः प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने के लिए क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो तीसरा स्टेप में क्या हो जाता है कि फिर ये आपकी जो PGL बनी है, ये फिर हाइड्रोजन से ग्रहण करके फिर वो क्या बनती है, NADP बन जाती है, ठीक है। यानी जो वहां पर NADP पुनः परिवर्तित हो जाता है, तथा NADP पुनः प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन
आयनों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि अब NADPH यहाँ भाग लेगा तो फिर यहाँ से क्या बन जाता है, NADP बन जाता है। और फिर यह NADP क्या हो जाता है कि फिर मतलब एक तरीके से साइकिल बनेगी, जिसको हम कैल्विक साइकिल बोल रहे हैं, कैल्विक चक्र बोल रहे हैं। ये फिर हाइड्रोजन ले लेगा, फिर वही काम हो जाएगी। समय ध्यान रखिए कि एक तरीका का एंजाइम है, वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ताकि वो उसको आगे जाकर यह शर्करा बना सके। ये जो PgAl है इसको हम आगे शर्करा बना सकते हैं। तो फिर हम इसको अगर यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया लास्ट में देख लेते हैं। जो फास्फोग्लिसराल्डिहाइड है, अणुओं में 10 अणु पुनः आरडीपी में बदल जाता है तथा शेष 2 अणु हेक्सोज शर्करा ग्लूकोज बनाते हैं। तो यानी ये जो है PgL ये क्या होता है कि फिर आगे जाकर, ठीक है, एक तरीके की यहाँ एंजाइम आएगी जिसको हम एल्डोलोज बोलेंगे, एल्डोज। तो ये बना देती है आपकी हेक्सोज शर्करा, या मान लीजिए हेक्सोज या फ्रक्टोज दोनों बनता है, हेक्सोज शर्करा ग्लूकोज। या हेक्सेज की जगह लिख सकते हैं फ्रक्टोज डाई फास्फेट, और फिर यह बन जाता है आपकी वो शर्करा ग्लूकोज। क्या बन जाती है, शर्करा, जिसको हम ग्लूकोज बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक हेक्सोज भी बोल देंगे। हेक्सोज इसी का मतलब दूसरा चीज होता है, लेकिन हम ये PgL से